भारतीय सेनाका एक उच्च अधिकारीले टिस्टादेखि सतलजसम्मको भूभाग नेपालको भएको दावी गरेका छन्। देहरादुनको खलङ्गामा आयोजित वीर बलभद्र कुँवरको सम्झनामा गरिएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै ती सैनिक अधिकारीले भने टिस्टादेखि सतलजसम्मको भूभाग मात्र नभएर दक्षिणतर्फ बिहारको उत्तरी क्षेत्र, उत्तर प्रदेशको उत्तरी क्षेत्र र पश्चिम बङ्गालको आधा क्षेत्र पनि नेपालकै भएको बताएका छन्। उत्तराखण्डका बासिन्दा समेत रहेका भारतीय सेनाका अधिकारी एवं गोर्खाली सन्तान उनले अब फेरि एकपटक विश्वभरका गोर्खालीले क्रान्ति गर्ने समय आइसकेको बताएका छन्। बाँकी भिडियो उनकै मुखार बिन्दुबाट। किसी तरह से हिमालय संस्कृति को तो बचाया जा चुका था, बाहर से आए हुए मुगलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था पहाड़ों में, वो अपनी संस्कृति बचा चुके थे। लेकिन अब खतरा आ रहा था कि दूसरे समुदाय के लोग आ रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग आ रहे हैं, वो शायद हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस उद्देश्य को रख करके हमारे पूर्वजों ने अपना साम्राज्य का गठन किया और वो साम्राज्य का गठन तिस्ता नदी सिक्किम से लेकर के पूरा नॉर्थ बंगाल, उत्तर बिहार का उत्तर, उत्तर प्रदेश का उत्तर, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल होते हुए नाहन एवं सतलज नदी तक इन लोगों ने एक साम्राज्य बनाया था, केवल एक कारण से कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा धर्म, हमारा वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारा रीति रिवाज और हमारी भाषा की रक्षा हो सके, इस उद्देश्य से किया था। इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए शायद कुछ एक लोगों से सहयोग लेना पड़ा, कुछ लोगों को समझाना पड़ा और कुछ लोगों से युद्ध भी करना पड़ा। ये इतिहास का अलग पन्ना है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग अपना संस्कृति को बचाना चाहते थे। अंग्रेजों ने अब आस्ते आस्ते करके वो नॉर्थ की तरफ आ रहे थे और उनकी इच्छा नॉर्थ के अंदर केवल यहाँ का वातावरण, यहाँ का सौंदर्य, यहाँ का खान पान से वो रूबरू होना चाहते थे, क्योंकि वो ठंडे इलाके के लोग थे, उनको पहाड़ी इलाका चाहिए था, इसलिए वो नॉर्थ की तरफ आना शुरू किया उन लोगों ने। और इसी सिलसिले में वो लोग जब नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे थे तो हमारी सेनाएं डिप्लॉयड थी। नारायण पांडे दार्जिलिंग में थे, मकवानपुर में दूसरे जनरल साहब थे, यहाँ पर जनरल बलभद्र थे, नाहन में रंजोत थापा थे और इस पूरे इलाके का जो कमान था वो था अमर सिंह थापा के कमांड पर। इस प्रकार से हमारे डिप्लॉयमेंट हुआ था। इस प्रकार से तो उन्होंने सबसे अच्छा समझा देहरादून में आकर के नाला पानी में इस खलंगा किला को जीतने का प्रयास किया और ये लड़ाई हुई है 1814 को। यहाँ पर 2 बार आक्रमण किए गए, 3 बार आक्रमण हुआ है। पहला आक्रमण विफल कर दिया गया, जूनियर ऑफिसर के कमांड में अटैक हुआ था, वो रिपेयर हो गया। दूसरा लड़ाई जो है जनरल जिलिप्सी, जो एक मंझे हुए जनरल थे ब्रिटिश आर्मी के, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको हायर किया, पूरा डिवीजन उनको दिया गया, उनके पास आर्टिलरी था। अब मैं संक्षिप्त में उनका डिप्लॉयमेंट पैटर्न बताना चाहूंगा। जनरल जिलिप्सी को एक डिवीजन का कमांड देकर के यहाँ भेजा गया। वो डिवीजन जो है, एक ब्रिगेड को नाला पानी नीचे रिस्पना नदी से इसके ऊपर अटैक करना था, खलंगा फोर्ट के ऊपर, और 2 ब्रिगेड को, एक ब्रिगेड को डांडा लखोन में डिप्लॉय किया गया और दूसरा ब्रिगेड को मालदेवता में डिप्लॉय किया गया। ये कहकर के जब अटैकिंग ट्रूप अटैक करेगा और गोरखे जब यहाँ से भागेंगे तो उनको डांडा लखोन में और मालदेवता के पास जाकर के कैप्चर करना है, युद्ध बंदी बनाना है, मारना है और इनसे उल्टे टिकाने हैं। ये प्लानिंग था और इस प्लानिंग के लिए जनरल जिलिप्सी ने सारे ब्रिगेड कमांडर को और अपने आर्टिलरी को बोला कि ठीक 10 बजे पहला गोला फायर होगा और जैसे पहला गोला फायर होगा अटैकिंग ट्रूप अटैक के लिए ऊपर जाएगा और दोनों ब्रिगेड वहां से मार्च करके खलंगा की तरफ आएंगे पीछे से। ये प्लान था। इस प्लानिंग के मुताबिक उसको चलना था, क्योंकि उन दिनों पर युद्ध केवल दिन के समय पे होता था, रात के समय पे युद्ध नहीं होता था।
तो 10 बजे का टाइम मिस किया, लेकिन जिलिप्सी बाई नेचर एक बहुत, उनके पास धैर्य नहीं था, पेशेंस नहीं था, फ्रंट माइंड था, अपने को बहुत बड़े जनरल समझते थे और थे भी जनरल, बहुत बड़े जनरल भी थे वो। उन्होंने नेपोलियन के साथ लड़ा था, उन्हें विल्लोर में उन्होंने बेशुर आर्मी को हराया था, छोटे जनरल नहीं थे वो भी। तो उनके अंदर धैर्य कमी होने के कारण से बजाय 10 बजे का उन्होंने ठीक 6 बजे बोल ऑर्डर दे दिया, लॉन्च योर अटैक। अब ये कहना कि ये लड़ाई ऐसे मजाक में हो गई है, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। ये गोरखाओं द्वारा बहुत बढ़िया रणनीति के तहत डिफेंसिव वॉर लड़ा गया है। इस लड़ाई को इतने आसानी से नहीं लेना है हम लोगों ने, जैसे कि बात करते हैं लोग कि पत्थर मार दिया, गुलेल से मार दिया, गर्म पानी डाल दिया। ऐसे लड़ाई नहीं लड़ा गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, गोरखाओं ने प्रॉपर डिफेंसिव वॉर लड़ा है यहाँ पर, और वो लड़ाई लड़ा है अपने, उनके पास जो अनुभव था अपने पशुधन को बचाने के लिए, शेर से, बाघ से, चीता से, भालू से, वहां पर उन्होंने वो टेक्निक सीखा था कि किस प्रकार से इन जानवरों को ट्रैप किया जाए। उसी ट्रैप सिस्टम को उन्होंने इस खलंगा में नीचे से शुरू किया। जितने भी आने वाले रास्ते थे अटैक करने के लिए दुश्मन को, उस जगह पर उन्होंने ट्रैपिंग सिस्टम लगाया, जिसको फांसो बोलते हैं या बूबी ट्रैप बोलते हैं। या कभी आप लोगों ने रैम्बो का पिक्चर देखा होगा, इंग्लिश पिक्चर, तो रैम्बो किस प्रकार से बूबी ट्रैप लगा करके अपने दुश्मन को पकड़ता है। या बर्मा कैंपेन के कोई वॉर देखिए, वहां पर कैसे बूबी ट्रैप लगाया जाता है। या किसी जंगल वॉरफेयर किया हो, उसको पता है कि बूबी ट्रैप कैसे लगाया जाता है। उस ट्रैप को लगाया गया था, और ट्रैप लगाने के बाद में पूरे जंगल के अंदर मचान बनाए गए थे। उस समय पर बहुत घना जंगल था, ये आज भी घना है ये। और उस मचान के अंदर हमारे गोरखा सैनिक कैमोफ्लेज करके अंदर छुप के बैठे हुए थे। और जैसे ही जिलिप्सी की सेना एडवांस किया हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, उनको आने दिया, आओ आओ आओ। और जब वो अपने किलिंग ग्राउंड पे आ गए, ट्रैप पे आ गए, तो ट्रैप को खोला गया, और ट्रैप को खोल करके सारे के सारे जितने भी दुश्मन थे उनके सब ट्रैप लग गए उनके ऊपर। अब ट्रैप कैसा होता है, सख्त लकड़ी को या बांस को काट करके ऐसे करके लगाए जाते हैं, और जैसे आप अंदर जाते हो तो उसको आने का रास्ता देते हैं, बाद में उस बांस को खोल दिया जाता है, तो वो आपके पीठ में, पेट में, छाती में, सब जगह घुस जाता है। अब छोटा सा तिनका होता है जंगल में, उसमें वो फंस जाता है आपके कमीज के अंदर, तो आपको निकालने में परेशानी होती है। यदि इतना बड़ा ट्रैप फंस जाएगा, आपका हथियार भी है, आपके पास एम्बुलेंस भी है, आपके पास एम्बुलेंस स्ट्रेचर भी है, आपके पास सीढ़ी भी है, आपका सब सामान है, उसमें आप वो फंस गए। और जैसे वो फंस गए, जिलिप्सी जो था करीब 75 गज पे आगे 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 भागे भागे आ रहा था गोरखाओं को मारने के लिए। हमारे एक स्नाइपर ने फर्स्ट क्लास एम लेकर के जिलिप्सी को एक ही शॉट मारा था, एक गोली मारा था, धाराशाही, और साथ में उसका एडीसी भी मरा, उसका 3 कैप्टन और मरे वहां पर। ये इस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई है। और उसके बाद जब उनको ट्रैप में फंस गए, तो हमारे जो गोरखाज मचान के ऊपर बैठे हुए थे उनको रिलीज किया गया, और उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया अपने हथियार से। और दुश्मन जो है हताश हो गया है। समझ लीजिए 3000 आदमी 600 आदमी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। 3000 आदमी, 600 आदमी, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें औरतें भी हैं, उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है। और ये 600 आदमियों ने 3000 आदमियों को नाक के शरीर से मार दिया। आसान काम नहीं है ये। मैं खुद फौजी हूँ, एक आदमी को मारने के लिए आपको 10 आदमी चाहिए, तब तक बड़े मुश्किल से काबू आता है वो। जय गोरखा, जय गोरखनाथ, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखण्ड। दर्शक वृन्द, भारतीय सेनामा कार्यरत ती व्यक्तिको विचार तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया मन परेको खण्डमा शेयर गरेर धेरै नेपाली समक्ष पुर्याउन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो मेहनतको लागि एक लाइक पनि गर्न नभुल्नुहोला र कुनै सल्लाह तथा सुझाव भएमा कमेन्टमा आफ्ना सुझावहरू छोड्न पनि सक्नुहुनेछ। नेपालको भूभाग यहाँदेखि यहाँसम्म थियो भनेर देहरादुनका गोर्खाली समुदाय त्यो पनि भारतीय सेनामा कार्यरत
ती व्यक्ति निकै आँटिला र बहादुरी हुन्। नत्र भारतीय सेनामा कार्यरत कुनै पनि व्यक्तिले ग्रेटर नेपालको बारेमा बोल्न चाहन्न, अथवा ग्रेटर नेपालको बारेमा भारतीय सेनामै कार्यरत रहेर बोल्नको लागि उसलाई सुरक्षा थ्रेटको डरले पनि बोल्न हिचकिचाउँछ। तर यी व्यक्ति बहादुरीका साथ ग्रेटर नेपालको बारेमा बोलेका छन् र विश्वभरका सम्पूर्ण नेपालीहरूले फेरि पनि एकपटक क्रान्ति गर्नुपर्ने बेला आइसकेको बताएका छन्। उनलाई हृदयदेखि सम्मान सल्युट गर्दै आजको यो बसाइबाट मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार, जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।